खराब मौसम के चलते बीच में रोका गया मिशन। लौटी टीम तो डिवाइस गायब। 26,000 फुट पर भेजी खतरनाक डिवाइस आज तक लापता। न्यूक्लियर डिवाइस गुम, गंगा हिमालय को खतरा। 60 साल से लापता डिवाइस ढूंढना जरूरी ताकि पता चल सके रेडिएशन का खतरा है या नहीं। आज तक सहमा है अमेरिका। जानिए कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आने का आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस कहानी में मैं उस कहानी की बात करूंगी जिसके कारण आज तक सहमा हुआ है अमेरिका और खोज अभी भी जारी है। न केवल अमेरिका बल्कि भारत में भी, उत्तराखंड की तरफ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। भारत पाकिस्तान युद्ध के समय बना था प्लान। मौसम ठीक होने पर जब टीम लौटी थी तो ये डिवाइस गायब था। क्या था ये सब? एक तरफ जहां न्यूक्लियर एनर्जी ने पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी और ऊर्जा की अन्य जरूरतों को पूरा किया है, वहीं दूसरी तरफ चेर्नोबिल पावर प्लांट, 3 माइल आइलैंड और फुकुशिमा रिएक्टर से जुड़ी विनाशकारी घटनाओं ने इस खोज के प्रति मन में दहशत और शंका भी भरी है। आप में से अधिकतर लोगों ने चेर्नोबिल पावर प्लांट फेलियर के बारे में जरूर सुना होगा। अप्रैल 26, 1986 का वो दिन। तत्कालीन सोवियत संघ के चेर्नोबिल रिएक्टर में घटी इस विपदाकारी घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। रिएक्टर में हुए विस्फोट के कारण जिस रेडिएशन का रिसाव हुआ, उसके चलते ये पूरा क्षेत्र आज भी नो मैन जोन में तब्दील हुआ पड़ा है। वहीं आने वाले हजारे सालों तक यह क्षेत्र इंसानों के रहने लायक नहीं होगा। खैर, ये बात पुरानी हो चुकी है। वहीं क्या आपको पता है, अतीत में हुई एक भूल के कारण भारत को आने वाले समय में एक बड़े न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव खतरे का सामना करना पड़ सकता है। इसी कड़ी में आज हम आपको एक अनोखी न्यूक्लियर मिस्ट्री के बारे में बताने जा रहे हैं। ये घटना नंदा देवी पर्वत पर गुम हो चुके 7 प्लूटोनियम कैप्सूल की है। ये न्यूक्लियर डिवाइस आज भी हिमालय के पर्वतों पर कहीं गुम है। फिलहाल किसी को भी इस डिवाइस के बारे में कुछ नहीं पता। अगर गलती से भी यह डिवाइस गंगा या हिमालयन रेंज से निकलने वाली दूसरी नदियों के स्रोतों के संपर्क में आता है तो इससे करोड़ों लोगों की जान का खतरा हो सकता है। कैसे शुरू हुई थी इस कहानी की शुरुआत? नंदा देवी पर्वत पर गुम हो चुके इस न्यूक्लियर डिवाइस की कहानी की शुरुआत 1960 के दशक में होती है। साल 1964 में चीन अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम देता है। चीन के इस कदम को देखते हुए अमेरिका सतर्क हो जाता है। गौर मतलब बात है कि चीन जिस ऊंचाई वाले क्षेत्र पर अपने न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम दे रहा था, वहां पर सैटेलाइट के जरिए जासूसी करना मुमकिन नहीं था। ऐसे में अमेरिका चीन की जासूसी करने के लिए भारत का रुख करता है। अमेरिका और भारत ने 60 के दशक में चीन के परमाणु कार्यक्रम पर नजर रखने के लिए एक खास प्लान बनाया था। दोनों देशों के जासूसों ने चीन के खिलाफ सीक्रेट मिशन को अंजाम देने के लिए पर्वतारोहियों की मदद ली थी। चीन पर नजर रखने के लिए एक प्रमुख पर्वत शिखर पर परमाणु ऊर्जा से चलने वाला निगरानी डिवाइस लगाया जाना तय किया गया। तिब्बती पठार के उत्तर में चीन के जिंगजियांग प्रांत के नमक के रेगिस्तान थे। यहीं पर चीन सरकार ने अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के लिए परीक्षण रेंज बनाए थे। इसी पर अमेरिका नजर रखना चाहता था। साल 1965 में यह प्लान जमीन पर उतारा जाना था। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वायु सेना के उस समय के चीफ ऑफ स्टाफ कर्टिस लेमे ने चीन के परमाणु परीक्षणों पर नजर रखने का प्लान किया था।
अमेरिका ने भारत की मदद से चीन के परमाणु कार्यक्रम के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हिमालय पर्वत के ऊपर निगरानी उपकरण की योजना बनाई। इस मिशन के लिए एक विशिष्ट भारतीय पर्वतारोही मनमोहन सिंह कोहली को भर्ती किया गया था। कोहली को 1962 के चीन युद्ध के दौरान उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया था। कोहली के साथ 14 अमेरिकी और 4 भारतीय पर्वतारोहियों का एक समूह था। तय ये किया गया था कि हिमालय पर्वत पर उस स्पेशल डिवाइस को तैनात किया जाए ताकि बीजिंग के इस नवजात परमाणु कार्यक्रम के बारे में जानकारी हासिल की जाए। भारत, जिसने 1962 में चीन के साथ एक खूनी युद्ध लड़ा था, उसे इस मिशन के लाभों के बारे में ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं थी। इस मिशन के लिए एक विशिष्ट भारतीय पर्वतारोही मनमोहन सिंह कोहली को भर्ती किया गया, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अमेरिका ने अपने शुरुआती प्रशिक्षण के दौरान कोहली को एहसास हुआ कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA चाहती थी कि डिवाइस को कम से कम 27,500 फीट की ऊंचाई पर रखा जाए और अमेरिका चाहता था कि दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा पर उस डिवाइस को सेट किया जाए। यह नेपाल और भारतीय राज्य सिक्किम के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। राज्य के निवासी इसे पवित्र मानते हैं। साथ ही डिवाइस लेकर उस पहाड़ पर चढ़ना हास्यास्पद था क्योंकि डिवाइस का वजन भी ज्यादा था और पर्वतारोही उतना ज्यादा वजन लेकर पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर पाते। इसके अलावा दूसरी दिक्कत ये थी कि अगर डिवाइस को लेकर पर्वत पर चढ़ भी गए तो उसे वहां असेंबल करने में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता। अमेरिका के इस प्लान के बारे में कोहली ने तत्कालीन भारतीय जासूस RN काओ को अपनी शंकाएं बताईं, जिस पर काओ ने उनसे विकल्प मांगे और कोहली ने सुझाव दिया कि त्रिशूल, नंदाकोट और कामेट। त्रिशूल पर चढ़ना सबसे आसान था, हालांकि यह CIA के लिए पर्याप्त ऊंचा नहीं था। नंदाकोट के विचार को भी खारिज कर दिया गया क्योंकि वह बहुत कम था और कामेट को भी नहीं चुना गया क्योंकि यह लगभग सीमा पर था और चीनी हमले के लिए असुरक्षित था। फिर एक समझौता हुआ और CIA नंदा देवी पर डिवाइस को फिट करने की बात पर तैयार हुआ, लेकिन हिंदू पौराणिक कथाओं में नंदा देवी को काफी पवित्र स्थान माना जाता है। 25,645 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर तिब्बत से आने वाली ठंडी हवाओं, उपजाऊ गंगा के मैदान के बीच एक प्राकृतिक बफर का काम करता है। इस लिहाज से यह निचले इलाकों के किसानों के लिए किसी उद्धारकर्ता से कम नहीं है। यह मध्य हिमालय में एक किले के समान है। 70 मील की एक अवरोधक रिंग परिधि बनाती है जिसके चारों ओर 1 दर्जन प्रमुख चोटियां हैं। रिंग के केंद्र में प्रवेश पश्चिम में एक एकल खड़ी घाटी तक सीमित है। इस डिवाइस के सेंसर में 4 मुख्य घटक थे जो सभी तारों और केबलों से जुड़े हुए थे। 2 टुकड़े धातु के बक्से में थे जो उन्हें बर्फ और बमबारी से दूर रखते थे। इनमें ट्रांसीवर थे जिन्हें B1, B2 लेबल दिया गया था, जो एकत्रित मिसाइल की जानकारी को भारत में कहीं बेस स्टेशन तक पहुंचाते थे। तीसरा कंपोनेंट एंटीना था जो चीनी मिसाइलों से टेलीमेट्री डेटा हासिल करता था। 6 फुट लंबा एंटीना कई घरों में पाए जाने वाले मानक टेलीविजन एरियल जैसा दिखता है। चौथे कंपोनेंट को स्नैप 19C यानी परमाणु सहायक ऊर्जा के लिए सिस्टम का संक्षिप्त नाम कहा जाता था। यह एक थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर था जो 2 साल तक 40 वॉट एनर्जी का लगातार उत्पादन करने में सक्षम था। यह ग्रेफाइट का एक षटकोणीय ब्लॉक था और 7 छोटी छड़ें जिन्हें ईंधन कैप्सूल भी कहा जाता है, ब्लॉक के चारों ओर छेद से कसा गया था। 7 कैप्सूल में कुल मिलाकर 1734 ग्राम प्लूटोनियम था, मुख्य रूप से Pu-238 आइसोटोप। ब्लॉक को एक छोटे बेलनाकार एल्युमिनियम कंटेनर में रखा गया था। गर्मी को ज्यादा प्रभावी ढंग से फैलाने के लिए इसके चारों ओर 45 एल्युमिनियम पंख लगा दिए गए थे। फिर स्नैप को एक ही पोस्ट पर रखा गया जिससे
मशरूम का स्टेम बना। अब मिशन कैसे फेल हुआ ये जानना बहुत जरूरी है। देखो, नंदा देवी के कैंप 4 में खराब मौसम के कारण पर्वतारोहण दल को सावधानी पूर्वक प्लान किए गए इस मिशन में बाधा आई, जिसके बाद टीम ने डिवाइस को सुरक्षित रूप से एक पर्वत के गुफा में चुना और उसमें इसको छुपा के रखा गया और मिशन को खत्म करने का फैसला किया और तय किया गया कि अगले साल यानी 1966 में मिशन को फिर से स्टार्ट किया जाएगा। बक्सों को नायलॉन की रस्सी से लपेटा गया और पिटोन और कैरबिनर का उपयोग करके सुरक्षित किया गया और जनरेटर को काफी सुरक्षित तरीके से गुफा में रख दिया गया। लेकिन अगले साल जब टीम वहां गई तो उनके हाथ के तोते उड़ गए, क्योंकि उन्हें उस स्थान पर सिर्फ कुछ तार ही मिले। सैटेलाइट फोन के जरिए नई दिल्ली को परमाणु जनरेटर के गायब होने की खबर भेजी गई और वह खबर बम की तरह फट गई। भारतीय खुफिया और CIA अधिकारियों के बीच एक आपातकालीन सत्र आयोजित किया गया, लेकिन डिवाइस का तो कोई पता ही नहीं लग पाया। इस डिवाइस की उम्र 100 वर्ष है और अभी भी इसका पता नहीं लगाया जा सका। 2018 में एक इंटरव्यू में कोहली ने कहा था कि इस उपकरण की आयु लगभग 100 वर्ष है और अभी भी लगभग 40 वर्ष इसकी उम्र बाकी है। यदि यह ऋषि गंगा में चला जाता है तो पानी बहुत दूषित हो सकता है और फिर भारी संख्या में लोग इससे प्रभावित होंगे। हो सकता है कईयों की मौत भी हो जाए। लेकिन अगर ये मुख्य गंगा में चला गया तो प्रभाव काफी कम होगा। सिर्फ कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है, लेकिन मौत नहीं होगी। उन्होंने कहा, मेरे अनुमान के मुताबिक यह उपकरण बहुत गर्म है और एक बार जब वह ग्लेशियर को छू लेता है तो यह तब तक डूबना शुरू कर देगा जब तक कि उस चट्टान को ना छू ले, फिर यह हिल नहीं पाएगा। इसके बाद CIA ने किसी तरह के मिशन को 1967 में भी लॉन्च किया और उपकरण को स्थापित भी कर दिया, लेकिन 1 साल के बाद इस डिवाइस से भी संपर्क टूट गया। अगर निकट भविष्य में ये प्लूटोनियम ऋषि गंगा या दूसरी नदियों के संपर्क में आकर उसको दूषित करता है, ऐसे में एक बड़ा संकट देश के समक्ष खड़ा हो सकता है, क्योंकि यही नदियां देश की प्यास बुझाती हैं। अगर ये रेडियो एक्टिव हो गई तो परिणाम आप सोच सकते हैं। कृपया अपनी प्रतिक्रिया, अपनी सोच को एक कमेंट के तौर पर जरूर लिखें। एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।